कल्पना कीजिए कि रातों रात किसी शहर के बड़े अस्पतालों में एमआरआई मशीनें अचानक काम करना बंद कर दें। हाँ, और सुपरमार्केट में रखे रोजमर्रा के अनाज और सब्जियों के दाम एकदम से आसमान छूने लगें। बिल्कुल। और दुनिया के सबसे मजबूत कूटनीतिक गठबंधनों की नींव दरकने लगे। आमतौर पर ना, जब हम युद्ध या भू राजनीतिक संकट के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में सैनिकों, टैंकों और मिसाइलों की तस्वीरें आती हैं। सही कहा, हम अक्सर जमीनी लड़ाई के बारे में ही सोचते हैं। हाँ, लेकिन आज का ये गहन विश्लेषण एक ऐसे संकट पर है जो किसी विशाल मैदान पर नहीं, बल्कि समंदर की एक सिर्फ 34 किलोमीटर संकरी पानी की पट्टी में लड़ा जा रहा है। एक ऐसी पट्टी जिसने पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था को मानो एक हार्ट अटैक दे दिया है। और आज की इस चर्चा में हम विकिपीडिया, ACLED यानी एक्लेड की मिडिल ईस्ट रिपोर्ट, CSIS के विश्लेषण और द गार्डियन की बिल्कुल ताज़ा रिपोर्ट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। बिल्कुल। हमारा मकसद आज उन परतों को खोलना है जो सीधे तौर पर दुनिया भर के बाजारों, सप्लाई चेन और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति को भीतर तक हिला रही हैं। और इस पूरी श्रृंखला की शुरुआत को समझने के लिए ना, हमें 28 फरवरी 2026 की उस ऐतिहासिक घटना पर जाना होगा। वही घटना जिसने इस बारूद में चिंगारी लगाई। जी, जब अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ऑपरेशन एपिक फ्यूरी को अंजाम दिया। ईरान पर हुए उन भीषण हवाई हमलों में ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई की हत्या हो गई। और इसके तुरंत बाद ईरान ने वो कदम उठाया जिसका डर पूरी दुनिया के अर्थशास्त्रियों को था। हर्मोज जल डमरूमिध्य का ब्लॉक होना। ठीक है, चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। ये स्थिति इतनी गंभीर क्यों है? देखिए, ये स्थिति इसलिए इतनी गंभीर है क्योंकि हम 1970 के दशक के बाद के सबसे बड़े और जटिल वैश्विक ऊर्जा संकट के बीच खड़े हैं। ये सिर्फ दो देशों के बीच की सैन्य झड़प नहीं है, ये एक ऐसा चोक पॉइंट है जहां अगर एक बार यातायात रुकता है तो उसका असर दुनिया के हर हिस्से के आम इंसान की जिंदगी पर पड़ता है। मतलब CSIS के जो आंकड़े मैंने देखे वो बताते हैं कि दुनिया का लगभग 20% कच्चा तेल और 20 से 30% लिक्विफाइड नेचुरल गैस इसी रास्ते से होकर गुजरती है। बिल्कुल, और ईरान की रणनीति यहाँ बहुत अलग है। ये 20वीं सदी के किसी पारंपरिक नौसैनिक युद्ध जैसा बिल्कुल नहीं है। तो फिर ये किस तरह का युद्ध है? इसे हम पूरी तरह से एक असम्मित यानी एसिमेट्रिक युद्ध कह सकते हैं। ईरान की रणनीति ये नहीं है कि वो अमेरिकी नौसेना के सामने अपने बड़े जंगी जहाज उतारे। अच्छा, तो वो क्या कर रहे हैं? इसके बजाय वे समुद्री खदानें बिछा रहे हैं। जहाज़ों के नेविगेशन को भटकाने के लिए भारी पैमाने पर GPS जैमिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं और विस्फोटकों से भरी छोटी ड्रोन बोट्स के जरिए विशाल टैंकरों को निशाना बना रहे हैं। बाप रे, मतलब छोटी नावों से बड़े जहाजों पर हमला। हाँ, असम्मित युद्ध का असली गणित यहीं से शुरू होता है। एक ईरानी ड्रोन बोट की कीमत शायद $20,000 हो, लेकिन वो एक $2 अरब के अमेरिकी युद्धपोत को पूरी तरह से रक्षात्मक स्थिति में ला सकती है। और वो जो समुद्री खदानें हैं? हाँ, एक $500 की समुद्री खदान रातों रात वैश्विक शिपिंग के बीमा प्रीमियम को करोड़ों डॉलर बढ़ा सकती है। जब बीमा कंपनियां किसी इलाके को अत्यधिक जोखिम वाला घोषित कर देती है ना, तो वाणिज्यिक जहाजों का वहां से गुजरना आर्थिक रूप से लगभग नामुमकिन हो जाता है। और आज 23 अप्रैल 2026 की ताज़ा खबरें बताती हैं कि ये तनाव अब चरम पर है। विकिपीडिया के करंट इवेंट्स के अनुसार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी नौसेना को सीधे आदेश दिए हैं। वो आदेश के हरमुज में जो भी ईरानी जहाज या नाव समुद्री खदानें बिछाते हुए नजर आएं, उस पर बिना किसी चेतावनी के गोली चला दी जाए। एकदम सही। और इसके साथ ही हिंद महासागर में अमेरिकी नौसेना ने मैजेस्टिक नाम के एक स्टेटलेस टैंकर को रोका है, जिस पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों का उल्लंघन करते हुए ईरानी तेल ले जाने का आरोप है। तो यह समंदर में बिछी एक बेहद खतरनाक शतरंज की बिसात बन चुकी है। लेकिन यह सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ईरान ने इसे पूरी तरह से बंद नहीं किया है। हाँ, मैंने भी पढ़ा, उन्होंने एक VIP लिस्ट बनाई है ना? बिल्कुल। चीन, भारत, रूस और फिलीपींस जैसे देशों के जहाजों को इस रास्ते से सुरक्षित गुजरने की अनुमति दी जा रही है। इसे देखकर मेरे दिमाग में एक बहुत ही अजीब सी तस्वीर उभरती है। ये तो ऐसा है जैसे किसी व्यस्त हाईवे के इकलौते टोल प्लाजा पर एक भारी भरकम बाउंसर खड़ा हो गया है जो खुद तय कर रहा है कि कौन सी गाड़ी आगे जाएगी और कौन सी नहीं। बहुत सही उदाहरण है। और इस तुलना को अगर आगे बढ़ाएं तो सबसे बड़ा बदलाव यह है कि जो गाड़ियां उस टोल प्लाजा के पीछे फंसी हैं, वे अब मदद के लिए पुलिस यानी अमेरिकी नौसेना को फोन नहीं कर रही हैं।
तो वो क्या कर रही हैं? इसके बजाय वे अपनी गाड़ियां सुरक्षित निकालने के लिए चुपचाप उस बाउंसर के पास जा रही हैं और निजी समझौते कर रही हैं। इसे चयनात्मक नाकाबंदी कहा जा रहा है। मतलब ये चयनात्मक छूट अंतर्राष्ट्रीय गठबंधनों को भीतर से तोड़ रही है। एकदम। जो देश अपनी ऊर्जा सुरक्षा को लेकर घबराए हुए हैं, वे अब अमेरिका के सुरक्षा छाते पर निर्भर रहने के बजाय सीधे ईरान या फिर बीजिंग के जरिए कूटनीतिक सौदेबाजी कर रहे हैं। ये भू राजनीति का एक बिल्कुल नया अध्याय है। लेकिन इस कूटनीति के झटके सिर्फ सरकारी कमरों तक सीमित नहीं है। जब हम बाजारों को देखते हैं तो ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमतें $126 प्रति बैरल तक पहुंच गई हैं। और फिलीपींस जैसे देशों में तो बाकायदा ईंधन का अकाल पड़ गया है। लेकिन एक सवाल है, तेल के दाम बढ़ना तो समझ आता है, लेकिन क्या इसका असर सिर्फ पेट्रोल पंप तक ही सीमित है? CSIS की रिपोर्ट तो कुछ और ही इशारा कर रही है। हाँ, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। जब हम तेल और गैस की बात करते हैं तो लोग अक्सर सिर्फ ऊर्जा के बारे में सोचते हैं, बिजली या ईंधन। लेकिन खाड़ी क्षेत्र दुनिया के 30 से 35% यूरिया और अमोनिया का निर्यात करता है, जो कि खेती के लिए दुनिया के सबसे अहम उर्वरक है। बिल्कुल। और इसके पीछे का विज्ञान ये है कि प्राकृतिक गैस सिर्फ इन कारखानों को चलाने के लिए बिजली नहीं देती, बल्कि वो खुद इन उर्वरकों को बनाने का मुख्य कच्चा माल है। इसका मतलब ये है कि अगर हरमुज से गैस बाहर नहीं आ रही है तो दुनिया भर में खाद बनाने की प्रक्रिया ही रुक जाएगी। और अगर खाद नहीं है तो मिट्टी की उपज गिरेगी। मतलब सीधा असर हमारे खाने पर। ठीक यही हो रहा है। उर्वरकों की इस भारी कमी के कारण कृषि विश्लेषकों का अनुमान है कि 2027 तक मक्का, बीफ और पोल्ट्री जैसी रोजमर्रा की खाद्य सामग्री की कीमतों में पूरी दुनिया में ऐतिहासिक उछाल आएगा। बाप रे, खाने पीने की चीजों का संकट तो फिर भी समझ में आता है, लेकिन CSIS के डेटा में एक ऐसी चीज थी जिसने मुझे सच में चौंका दिया, एल्यूमिनियम और हीलियम का जिक्र। हाँ, एल्यूमिनियम तो स्पष्ट है क्योंकि खाड़ी देश 20% कच्चे एल्यूमिनियम के निर्यात करते हैं, जिससे हमारे फोन की बैटरी से लेकर हवाई जहाज तक बनते हैं। लेकिन हीलियम, नाकाबंदी के कारण दुनिया भर के अस्पतालों में हीलियम की राशनिंग क्यों हो रही है? ये सप्लाई चेन के तंत्र की सबसे बारीक कड़ी है। कतर दुनिया का एक बहुत बड़ा हीलियम उत्पादक है, लेकिन हीलियम कोई ऐसा संसाधन नहीं है जिसे आप महीनों तक गोदाम में जमा करके रख सकें। क्यों? इसे स्टोर करना इतना मुश्किल क्यों है? क्योंकि इसे तरल अवस्था में रखने के लिए तापमान 0 से लगभग 269 डिग्री सेल्सियस नीचे रखना पड़ता है, एब्सोल्यूट जीरो के करीब। और इस तापमान पर भी हीलियम लगातार वाष्पित होती रहती है। मतलब ये परिवहन के दौरान भी हवा में उड़ती रहती है? बिल्कुल। शिपिंग के दौरान हर दिन थोड़ा थोड़ा हीलियम कंटेनरों से वाष्पित हो जाता है। अब अगर हरमुज बंद होने के कारण किसी मालवाहक जहाज को अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप से होकर जाना पड़े तो उस यात्रा में बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। हाँ, 2 से 3 सप्ताह का अतिरिक्त समय। और उन अतिरिक्त हफ्तों का मतलब है कि जब तक वो कंटेनर यूरोप या अमेरिका तक पहुंचता है तब तक आधी से ज्यादा हीलियम हवा में उड़ चुकी होती है। अरे बाप रे, ये तो भौतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र का एक खतरनाक टकराव है। और इसका असर बहुत सीधा है। MRI मशीनों के सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट्स को ठंडा रखने के लिए तरल हीलियम बहुत जरूरी है। इसके बिना मशीनें काम नहीं कर सकती। साथ ही दुनिया को चलाने वाले हाई-टेक सेमीकंडक्टर्स बनाने में भी इसका इस्तेमाल होता है। इस पूरी आर्थिक तबाही को देखते हुए ना, मुझे लगता है यूरोप की स्थिति इस कहानी का सबसे दर्दनाक विरोधाभास बन जाती है। कैसे? द गार्डियन की ताज़ा रिपोर्ट बताती है कि यूरोपीय संघ ने यूक्रेन को समर्थन देने के लिए 90 बिलियन यूरो के एक विशाल कर्ज को मंजूरी दी है। साथ ही उन्होंने रूस के खिलाफ अपने 20वें प्रतिबंध पैकेज को भी पास कर दिया है। ये तब संभव हुआ जब हंगरी ने अपना वीटो वापस लिया, है ना? जी, इस नए पैकेज में केवल रूसी संस्थाएं ही नहीं बल्कि चीन और UAE की वे कंपनियां भी शामिल हैं जो रूस को पश्चिमी प्रतिबंधों से बचने में मदद कर रही थीं। मतलब यूरोप एक तरफ रूस के साथ आर्थिक युद्ध लड़ रहा है और दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट की अस्थिरता ने उसे बुरी तरह जकड़ लिया है। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें तो यूरोप की इस मजबूरी का असली कारण समझ आता है। 2022 में जब यूक्रेन पर रूस का हमला हुआ था तो यूरोप ने दशकों पुरानी रूसी तेल निर्भरता को खत्म करने का फैसला किया। और रूस का विकल्प उन्होंने मिडिल ईस्ट को चुना। बिल्कुल। उन्होंने कतर की LNG और खाड़ी देशों के तेल को अपना मुख्य सहारा बना लिया। यानी उन्होंने एक निर्भरता के जाल से निकलकर खुद को दूसरे जाल में फंसा लिया। उनका जो सेफ बैकअप प्लान था आज वही एक युद्ध क्षेत्र बन चुका है। और इस बैकअप प्लान की कीमत अब यूरोप की अर्थव्यवस्था को चुकानी पड़ रही है। यूरोपीय आयोग के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार इस साल फरवरी से
जब से हर्मुज का संकट शुरू हुआ है, यूरोप को जीवाश्म ईंधन के आयात के लिए 24 बिलियन यूरो अतिरिक्त चुकाने पड़े हैं। 24 बिलियन यूरोज। ये ऐसा है जैसे कोई व्यक्ति एक जलते हुए घर से भागकर दूसरी इमारत में शरण ले और उस इमारत में भी आग लग जाए। सटीक एनालॉजी है, और यही वजह है कि यूरोप में अब एनर्जी ट्रांजिशन यानी पूरी तरह से सौर, पवन और नवीकरणीय ऊर्जा की ओर जाना अब केवल जलवायु परिवर्तन का एजेंडा नहीं रह गया है। यह अब उनके अस्तित्व और राष्ट्रीय सुरक्षा की जरूरत बन चुका है। बिल्कुल। जब तक वे किसी बाहरी देश के तेल पर निर्भर रहेंगे, वे इस तरह के ब्लैकमेल का शिकार होते रहेंगे। लेकिन जो चीज इस आग को और भड़का रही है वो ये है कि ये संकट केवल हर्मुज तक सीमित नहीं है। यहाँ बात और भी दिलचस्प हो जाती है। एक्लेड यानी ACLED की रिपोर्ट स्पष्ट करती है कि ये अब एक रीजनल स्पिलओवर का रूप ले चुका है। हाँ, ये पूरे मध्य पूर्व में फैल रहा है। हम देख रहे हैं कि लेबनान के अंदर इजराइल ने 8 किलोमीटर तक का एक बफर जोन स्थापित कर दिया है, जिसके कारण 10 लाख से ज्यादा आम नागरिक विस्थापित हो चुके हैं। और यमन में हूती विद्रोही भी पूरी तरह सक्रिय हैं। उन्होंने इसराइल पर सीधे हमले किए हैं और अब लाल सागर के रास्ते को भी निशाना बनाने की तैयारी कर रहे हैं। और इस सब में ईरान की रणनीति भी तो देखिए। उसने सीधे तौर पर UAE और कुवैत के ऊर्जा बुनियादी ढांचे पर हमले किए हैं। इसके पीछे का संदेश बहुत स्पष्ट है। उनका कहना है, अगर हम अपना तेल नहीं बेच सकते तो हम किसी को भी अपना तेल बेचने नहीं देंगे। ये एक स्कॉच्ड अर्थ रणनीति है। इन भयानक हालातों के बीच एक कूटनीतिक प्रयास हुआ था। अप्रैल के मध्य में इस्लामाबाद में JD Vance और ईरानी अधिकारियों के बीच बातचीत हुई थी युद्ध विराम के लिए। लेकिन वो बातचीत बुरी तरह विफल हो गई। हाँ, और मेरा अनुमान ये है कि ये केवल दोनों पक्षों की जिद नहीं थी। इसके पीछे लेवरेज का खेल था। आप बिल्कुल सही दिशा में सोच रही हैं। ईरान की रणनीति स्पष्ट है। वे जानते हैं कि जैसे जैसे अमेरिका में चुनाव करीब आएंगे, वैश्विक तेल की बढ़ती कीमतों का राजनीतिक दबाव वॉशिंगटन पर बढ़ेगा। इसलिए ईरान अभी ये दर्द सहने को तैयार है ताकि वो दबाव बढ़ा सके। बिल्कुल। वे अपने परमाणु कार्यक्रम को किसी भी हाल में कमजोर नहीं होने देना चाहते। और अमेरिका और इजराइल भी किसी ऐसे युद्ध विराम को स्वीकार नहीं करेंगे जो केवल एक अस्थायी मरहम का काम करे। वे चाहते हैं कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम स्थायी रूप से नष्ट हो। इसी गतिरोध का नतीजा था कि अमेरिका ने अपनी नौसैनिक नाकाबंदी नहीं हटाई, और इसके जवाब में ईरान ने 18 अप्रैल को उस संकरे जलमार्ग को फिर से पूरी तरह बंद कर दिया। तो इस सब का असल में क्या मतलब है? अगर हम इन सभी टुकड़ों को एक साथ जोड़े ना, तो एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है। आज की दुनिया में भू राजनीति और आम इंसान का जीवन इस तरह से गुथे हुए हैं कि आप उन्हें अलग नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं कर सकते। मतलब दुनिया के एक छोटे से हिस्से में लिया गया फैसला ये तय कर रहा है कि हमारे फोन का एल्यूमिनियम, अस्पतालों की हीलियम और हमारी रसोई के खाने की कीमत क्या होगी। सब कुछ सिर्फ एक 34 किलोमीटर चौड़े समुद्री रास्ते पर निर्भर है। और ये हमें आज के इस विश्लेषण के सबसे महत्वपूर्ण विचार पर लाके खड़ा कर देता है। हमने देखा कि कैसे हॉर्मुज जल डमरू मध्य जैसी एक भौगोलिक संकरी जगह पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए सबसे बड़ी कमजोरी बन चुकी है। तो आगे क्या? इससे एक ऐसा सवाल पैदा होता है जिस पर दुनिया के हर नीति निर्माता को सोचना होगा। क्या 2026 का ये संकट दुनिया को हमेशा के लिए तेल और गैस पर अपनी निर्भरता खत्म करने के लिए सबसे बड़ा धक्का साबित होगा? ये सोचने वाली बात है। जब देश ये देखेंगे कि किसी एक जलमार्ग के बंद होने से उनके नागरिकों को भूखा रहना पड़ सकता है, तो क्या ये वैश्वीकरण के अंत की शुरुआत होगी? क्या हर देश अपनी सप्लाई चेन को पूरी तरह से स्थानीय बनाने की ओर बढ़ जाएगा? मतलब डीग्लोबलाइजेशन। हाँ, सोचने वाली बात यह है कि जिस समुद्री रास्ते ने आज पूरी दुनिया की सांसें रोक रखी हैं, क्या भविष्य की दुनिया में उसकी अहमियत ही पूरी तरह से खत्म हो जाएगी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब ही आने वाले दशकों की वैश्विक व्यवस्था तय करेगा।